अगस्कॉम के अनुसार बौद्धिक विकास के प्रत्यक्ष स्तर यानी पॉजिटिव स्टेज जो है अगस्कॉम ने जिसको डिफाइन किया, किस प्रकार की सामाजिक इकाई पाई जाती है। तो अगस्कॉम ने, जैसा हम लोग जानते हैं कि अगस्कॉम ने लॉ ऑफ 3 स्टेजेस दिए, उसमें 3 डिफरेंट स्टेजेस बताई हैं, जिसमें कि थियोलॉजिकल स्टेज, मेटाफिजिकल स्टेज एंड पॉजिटिविज्म। तो 3 जो डिफरेंट स्टेजेस बताई हैं, तो वैज्ञानिकों के जो इन्वेस्टिगेशन के कारण या आविष्कार के इन्वेंशंस के कारण जो है प्राकृतिक साधनों का उचित उपयोग संभव होता है। यानी जब नेचुरल साइंसेज में हम डिफरेंट जो इन्वेंशंस होते हैं उन्हीं से ये पॉसिबल हो पाता है कि जो प्राकृतिक जो साधन है उनको सही तरीके से उनका हम उपयोग कर सकें। तो इन सब परिवर्तनों में अनेक लाभ होते हैं, जैसे समाज के सदस्यों का एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है, हमारी लॉजिकल थॉट्स जो होती हैं वो विकसित होती हैं, जो हमारी काल्पनिक जो हम किला बना के चलते हैं या फिर हम कहीं सुनी बातों पे बिलीव करने लग जाते हैं, तो उन चीजों से हम बाहर निकलते हैं जब हमारी थॉट प्रोसेस चेंज होता है और हम वैज्ञानिक दृष्टि से या फिर हम लॉजिकल होकर के चीजों को सोचना शुरू करते हैं। तो सामाजिक पुनर्निर्माण की प्रत्यक्षकारी जो योजना को कार्यान्वित किया जाता है, तो जो मानवता का धर्म जो होता है वो विकास होता है। तो इसका मतलब जो पॉजिटिव स्टेज है वो किस बात पर, किस प्रकार की जो सामाजिक इकाई है इसमें पाई जाती है, यानी किस प्रकार परिवार की, राज्य की, मानवता की, या इनमें से कोई नहीं। तो अभी चूंकि मैंने बताया तो मानवता के विकास के लिए कार्यों को हम करते हैं, तो यह है मानवता, करेक्ट आंसर। ये जो क्वेश्चंस हैं ये आप लोगों के लिए प्रैक्टिस टेस्ट के लिए है क्वेश्चंस। ये इसमें से बहुत ज्यादातर क्वेश्चंस जो है वो प्रीवियस ईयर रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो कि आ चुके हैं, और कई सालों के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें मिक्स करके क्वेश्चंस बनाए गए हैं, तो ताकि आप लोगों की जो प्रैक्टिस है यूजीसी नेट और सोशियोलॉजी के लिए वो हो सके। और ये स्पेशल क्लास है हमारी अनअकैडमी की, और इसमें आप ये सभी के लिए फ्री होती है, सब लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग जो क्लासेस आप अगर करना चाहते हो, सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो अनअकैडमी का, तो इस वक्त आप मेरे कोड के साथ Shiba01 जो कोड है मेरा, आप उसके साथ ज्वाइन कर सकते हो। SHEEBA Shiba01 के साथ ज्वाइन कर सकते हो, वहां आपको अप टू 30% तक डिस्काउंट मिल जाएगा। तो वहां हम लोग यूनिट वाइज कोर्सेज जो है, मैं वहां पे सोशियोलॉजी के कोर्स पढ़ा रही हूँ, जिसमें कि आपको हर यूनिट के हिसाब से मैं आपको जो उसके नोट्स हैं वो भी प्रोवाइड कराऊंगी। उन नोट्स में यूनिट के जो टॉपिक्स हैं उनके डिस्क्रिप्शन के साथ साथ आप लोगों को नीचे एमसीक्यूज भी दिए हुए हैं जो रिलेटेड हैं आपके यूनिट से, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हैं, तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं और उन कोर्सेज को उनको जो है आपके लिए वो काफी बेनिफिशियल होंगे आपके एग्जाम्स को पास करने के लिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो समाजशास्त्र में चिकित्सा का समाजशास्त्र पद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? चिकित्सा का, मेडिकल साइकोलॉजी का जो सोशियोलॉजी का जो पद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? एलिजाबेथ ब्लैकवेल द्वारा, हॉकिन नॉर्मन ने किया था, जेम्स बारबेस ने किया था, या रॉबर्ट स्ट्रॉस ने किया था? तो सबसे पहले जो है वो समाजशास्त्र वर्ग का जो चिकित्सा समाजशास्त्र का जो प्रयोग किया गया, उसका प्रयोग जो है टॉलकट पार्सन्स ने भी किया था। इस पद का महत्वपूर्ण योगदान है टैलकॉट पार्सन्स का भी, लेकिन इसका जो सबसे पहले जो यूज किया था मेडिकल सोशियोलॉजी का जो यूज हुआ था सबसे पहले, वो किया था रॉबर्ट स्ट्रॉस ने। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं हम लोग। इसमें 2 सूचियां दी हुई हैं, 2 लिस्ट दी हुई हैं, उनमें से आपको एक लिस्ट से दूसरी लिस्ट को मैच करना है। जोखिम भरा समाज या भगोड़ा समाज, तार्किक समाज, नागरिक समाज। मैक्स वेबर, उल्रिच बेक, एंथनी गिडेंस और फ्रेडरिक
हीगल, इनको मैच कीजिए। तो जोखिम भरा समाज जो है वो किसका है? तो जोखिम भरा जो समाज है, उल्ड्रिच बेक के अनुसार इस समाज के निश्चित आधार नहीं होते हैं, इसका कोई डेफिनेट बेस जो है वो नहीं होता है। और भगोड़ा जो समाज होता है, एंथनी गिडेंस ने इसको डिफाइन किया कि उत्तर आधुनिक जो धारणा होती है उसको सही अर्थ में स्वीकार नहीं किया जा सकता। और दूसरा तीसरा जो पॉइंट है, यानी जो तार्किक समाज है, तार्किक समाज जो है वो एंथनी गिडेंस लेकिन कहते हैं कि जिस समाज को हम उत्तर आधुनिक समाज कहना चाहते हैं, यानी पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी जो है हमारी, वो आदर्श विहीन समाज है हमारा, और ये समाज जो है वो भगोड़ा समाज है जो नीतियों पर आधारित नहीं होता है, ऐसा कहना है एंथनी गिडेंस का। तार्किक समाज जो है मैक्स वेबर के अनुसार पारंपरिक जो सामाजिक क्रिया पर प्राचीन और मध्यकालीन समाज आधारित है, इसलिए इसका एक प्रकार से पारस्परिक समाज है ये, और वर्तमान समाज युक्तिपूर्ण समाज है। और नागरिक समाज जो है वो फ्रेडरिक हीगल ने जो है इसको डिफाइन किया है। तो हमारा उत्तर क्या होगा इसके लिए? अलग अलग जो डेफिनेशंस दी गई है, तो इसके लिए हमारा जो आंसर होगा वो होगा, इसके ऑप्शंस हैं यहाँ पे, आंसर है हमारा सी, सी। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम आते हैं, जिसमें गेमिनशाफ्ट एंड गैसेलशाफ्ट की अवधारणा, जेमिनशाफ्ट और गैसेलशाफ्ट की अवधारणा जो है वो किसने दिया? सिमेल ने, स्मॉल ने, टॉनीज ने, मैक्स वेबर ने। तो इसका आंसर पता होगा, क्योंकि अभी जो प्लस मेंबर है हमारे, हम लोगों ने डिस्कस भी किया है अभी कई बार, हम लोगों ने अभी हमारा जो 4th यूनिट है इसको हम लोगों ने पढ़ा भी है, तो आई थिंक उन्हें पता होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है टोनीज। फर्डिनांड टोनीज ने जो है इसको डिफाइन किया था, गैसेलशाफ्ट और जेमिनशाफ्ट को। उन्होंने इन दोनों जो टर्म्स है इसको यूज किया था डिफाइन करने के लिए रूरल और अर्बन सोसाइटी को। तो यहाँ पे जो गेमिनशाफ्ट है उसका मतलब है कम्युनिटी से लिया जाता है, और गैसेलशाफ्ट का मतलब सोसाइटी से लिया जाता है। तो इन दोनों वर्ड्स को जो टोनीज ने यूज किया था अपनी स्टडी में रूरल और अर्बन एरियाज को डिफाइन करने के लिए। उसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में सूची 1 है और सूची 2, यानी लिस्ट 1 और लिस्ट 2, उसको हमें मैच करना है। अगस्त कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स और इमाइल दुर्खीम। सावयवी सिद्धांत, 3 स्तरों का नियम, यांत्रिक एवं सावयवी एकता, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। तो इसमें हम देखेंगे कि इनमें से आंसर क्या होगा। तो 3 स्तरों का नियम यानी लॉ ऑफ 3 स्टेजेस अगस्त कॉम्ट ने दिया। हर्बर्ट स्पेंसर का था सावयवी सिद्धांत। कार्ल मार्क्स ने दिया द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, और इमाइल दुर्खीम ने यांत्रिक तथा सावयवी एकता को डिफाइन किया। तो इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा इनमें से वो होगा सी। सी इज अ करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्खीम ने 4 तरह की आत्महत्या का वर्णन किया है। इनमें से 3 है अहमवादी, परार्थवादी, आदर्शहीनतावादी। तो चौथा जो है वो कौन सा प्रकार है? एक विचलित आत्महत्या है, भागवादी आत्महत्या है, रोग जनित आत्महत्या है, या असमान आत्महत्या है। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो आत्महत्या जो है उन्होंने डिफाइन किया, जो कि अहमवादी इगोइस्टिक थी, परार्थवादी है, आदर्शहीनता वाली है, एल्ट्रुइस्टिक है।
तो इसमें हमें जानना है कि कौन सा जो है उसका चौथा वाला कौन सा है। तो इसमें भागवादी जो आत्महत्या है यानी नियमों की अधिकता, जिसमें कि हम कहें कि इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम जो होने लग जाती है, तो नियमों की अधिकता, एनोमिक एंड नियंत्रणों की बढ़ती कठोरता के कारण इस प्रकार की आत्महत्या की स्थिति पैदा हो जाती है। यानी भागवादी आत्महत्या के उदाहरण के रूप में दुर्खीम ने दास प्रथा की चर्चा की है, जहां पे जब दासों को इस बात का बोध होता था कि इस तरह की जो एक्सप्लॉयटेशन वाला जो जीवन है इससे छुटकारा असंभव है, तब वो भागवादी हो जाते थे और आत्महत्या कर लेते थे, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम से परेशान होकर के। तो उस सिचुएशन के लिए उन्होंने भागवादी आत्महत्या को डिफाइन किया। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो है भागवादी आत्महत्या, यानी एकदम अपनी सिचुएशन से तंग आकर के आत्महत्या कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग आते हैं। इसमें दो सूचियां हैं, दो लिस्टेड हैं, इसको आपको देखना है। नंबर 1 है सामाजिक तथ्य, आदर्श प्रारूप, आत्मदर्पण और भौतिक संस्कृति। तो इसमें इमाइल दुर्खीम है, मैक्स वेबर है, CH कूले हैं और WF ऑकबर्न है और परेटो है। इसमें हमें बताना है कि कौन सा किसका है। तो सामाजिक तथ्य जो है, सोशल फैक्ट्स, ये तो इमाइल दुर्खीम का है, और आदर्श प्रारूप मैक्स वेबर का है, आत्मदर्पण CH कूले का है, और भौतिक संस्कृति ये है WF ऑकबर्न की। इसका मतलब ये जो 1 2 3 4 जो सीरियल है ये करेक्ट है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा इसमें B वो करेक्ट होगा। ऑप्शन B इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, मैंने बार बार अपने स्टूडेंट्स को बोला है कि आप लोग जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, एक सोचो कि मैं मैथ्स का सम लगा रहा हूं या लगा रही हूं, तो जितना हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। तो क्वेश्चन पेपर जो है उनको ज्यादा से ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। बहुत सारी बुक्स ऐसी आ रही हैं जिसमें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है, या फिर बहुत सारी किताबें ऐसी जिनके साथ में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आप लोग उसको लेके लगा सकते हैं। ऑनलाइन बहुत सारे पेपर्स मौजूद हैं जो UGC नेट की वेबसाइट से, CBSE की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं उन पेपर्स को और एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम इसमें होनी नहीं चाहिए, लेकिन जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, कम से कम 3 से 4 घंटे आप इसको रखो प्रैक्टिस करने के लिए, तो उस तरह से आपको पता लगेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, उनके पैटर्न क्या होते हैं, हमें किस तरह से देना है। तो ये सारी चीजें जो है आप देख सकते हो। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन एक समिति एवं संस्था दोनों का उदाहरण है। तो समिति और संस्था दोनों का उदाहरण इनमें से क्या है? परिवार है, क्लब है, विवाह है या विश्वविद्यालय है। तो दोनों में से समिति और संस्था दोनों ही होनी चाहिए, उसका उदाहरण क्या है? तो मैकाइवर और पेज के अनुसार हम समितियों के सदस्य होते हैं। मैकाइवर एंड पेज ने इसको डिस्क्राइब किया कि हम समितियों के सदस्य होते हैं, ना कि संस्थाओं के। तो समिति जो होती है वह मनुष्यों को एक संगठित रूप में का या संगठित समूह का बोध कराती है, उसको एहसास कराती है कि वो एक ग्रुप का हिस्सा है, जबकि संस्था जो होती है उसके कार्य प्रणाली का हिस्सा होती है। तो परिवार, महाविद्यालय, धार्मिक संगठन, राजनीतिक दल आदि व्यक्तियों के समूह के रूप में समितियां हैं, और संस्था के रूप में इसका कार्य विवाह, घर और उत्तराधिकार है। तो इसमें से समिति एवं संस्था दोनों ही कौन है? तो परिवार जो है इसमें ही दोनों चीजें हैं, समिति और संस्था, क्योंकि समिति के रूप में परिवार है और संस्था जो है इसका उसमें विवाह है या घर है, इसका कार्य जो है विवाह, घर और उत्तराधिकार है। तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। उसके बाद है
क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन एक समिति है? अब धार्मिक कृत्य के लिए एकत्रित होते हुए लोग, जो लोग धार्मिक रिलीजियस एक्टिविटी के लिए जो इकट्ठे हुए हो, एक सभागार में के अंदर एकत्रित हुए लोग, एक किसी सभागार में इकट्ठे हुए लोग, या क्रिकेट मैच देख रहे लोग, या इनमें से सभी, इनमें से कौन एक समिति का हिस्सा है? तो मैकइवर और पेज ने जिस तरह से डिस्क्राइब किया कि समिति जो है मनुष्यों का एक समूह है, ग्रुप ऑफ पीपल है, और जिसे किसी समान उद्देश्य या उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, एक एसोसिएशन जो होता है, हम उसको किसी समान या उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संगठित होते हैं, हमें किसी भी टास्क को करने के लिए। और एक संगठित तो इस जो ये डेफिनेशन दी है मैकइवर एंड पेज ने, इससे ये साबित होता है कि समिति जो है वो मनुष्यों का एक संगठित समूह है, ग्रुप ऑफ पीपल है। तो इस समूह की जो स्थापना है कुछ समान हितों या लक्ष्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। तो इनमें से जो समान जो लक्ष्य दिख रहे हैं, तो वो दिख रहे हैं धार्मिक कृत के लिए एकत्रित होना, यानी हमारा मकसद है एक धार्मिक जो प्रैक्टिस है उसके लिए हम इकट्ठे हो रहे हैं, ये हमारा मकसद है इकट्ठा होने का। तो इसका मतलब जो करेक्ट आंसर होगा इसका वो है धार्मिक कृत के लिए एकत्रित होना। किसने कहा कि समाज एक संतुलन की व्यवस्था है? तो ये बात किसने बोली कि समाज जो है वो एक संतुलन की व्यवस्था है? यानी इमाइल दुर्खीम है, परेटो है, मैक्स वेबर है और कूले हैं, इनमें से किसने कहा? तो एक इटली के समाजशास्त्री, थोड़ा सा गेस करते हैं, इटली के जो समाजशास्त्री हैं उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र में संतुलन होता है, समाज में संतुलन होता है, बैलेंस होता है। उनके अनुसार समाज की ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसका अर्थ यह है कि समाज में शक्ति, संपत्ति और प्रतिष्ठा की असमान व्यवस्था होती है। पेरेटो ने कहा कि ऐसा होना स्वाभाविक है और अनिवार्य भी है, तो समाज के अधिकार लोग इसे मान लेते हैं, तो यही संतुलन होता है। तो अब इटली के जो समाजशास्त्री हैं, सोशियोलॉजिस्ट, इनमें से कौन से हैं? इमाइल दुर्खीम तो नहीं है, वेबर भी नहीं है, कूले भी नहीं है, तो फिर परेटो है। ही इज इटालियन सोशियोलॉजिस्ट, तो सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन से अभिधान द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न हुए समाज के लिए प्रयुक्त हुए हैं? कौन से अभिधान द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न हुए समाज के लिए प्रयुक्त हुए हैं? तो उत्तर औद्योगिक समाज है, आधुनिक समाज है, और नेक्स्ट है बहुराष्ट्रीय समाज, और उसके बाद है मीडिया समाज या उपभोक्ता समाज। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है ये 14। तो कौन से समाज है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, यानी पीछे जाके देखते हैं हम लोग कौन सा था ऑप्शन। उत्तर औद्योगिक समाज, ये करेक्ट है। उत्तर औद्योगिक समाज इज करेक्ट वन। उसके बाद है इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है 3, यानी बहुराष्ट्रीय समाज। यहाँ पे ऑप्शन जो है वो 3 का 2 लिखा हुआ है, लेकिन जो करेक्ट है वो यही है। सेकंड है आधुनिक समाज, ये नहीं है। उत्तर औद्योगिक समाज है, बहुराष्ट्रीय समाज है, और 4th नंबर पे है मीडिया समाज, हमारा मीडिया सोसाइटी। तो ये है करेक्ट आंसर इसका। तो इसलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो है सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने समाज को सरल, मिश्रित, दोहरे मिश्रित एवं तिहरे मिश्रित में व्यक्त किया है? तो समाज को किसने दोहरे, तिहरे, मिश्रित में व्यक्त किया है? इमाइल दुर्खीम ने, टोनीज ने, C.H. कुले ने या H. स्पेंसर ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने? तो समाज को जो डिवाइड किया है, उसका क्लासिफिकेशन किया है, वर्गीकरण किया है, वो किया है H. स्पेंसर ने। करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट है 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं औद्योगिक समाज से संबंधित हैं? इसमें से कौन सी विशेषताएं ऐसी हैं जो औद्योगिक समाज से, हमारे इंडस्ट्रियल सोसाइटी से संबंधित है? विशेषीकरण, अधिकतम उत्पादन, उपभोग के लिए उत्पादन, प्राथमिक संबंधों का प्रभुत्व, हस्तचलित औजारों का प्रयोग। तो इनमें से कौन सा है? तो निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं औद्योगिक समाज से संबंधित है? विस्तृत क्षेत्र होता है और उसकी विशाल जनसंख्या होती है। पेशागत विभेदीकरण तथा विशेषीकरण है। बड़े पैमानों पर वस्तुओं का उत्पादन होता है, ये भी करेक्ट बात है। द्वितीयक संबंधों की प्रधानता है और मशीनों के आविष्कार हैं। तो इनमें से जो विशेषताएं हैं वो 1 2 3 4 5 जो है, इनमें आपको करेक्ट आंसर जो है वो बताना है। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है ए, यानी विशेषीकरण है और अधिकतम उत्पादन है। नंबर 1 इज करेक्ट एंड नंबर 2 इज करेक्ट। तो करेक्ट आंसर है हमारा ए। नेक्स्ट है पूर्व औद्योगिक समाज की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? जो पूर्व औद्योगिक समाज थी, जो प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी थी, उसकी अवधारणा किसने दी थी? सेंट साइमन ने, किंग्सले डेविस ने, एस जॉबर्ग ने या रॉबर्ट पार्क ने? इनमें से किसने पूर्व औद्योगिक जो समाज की अवधारणा है उसको प्रस्तुत किया था? तो पूर्व औद्योगिक जो समाज की अवधारणा, इसका विस्तार और वर्णन एवं विश्लेषण इसके नाम की ही लिखी पुस्तक में किया गया था। तो उसके अनुसार तथाकथित जो आधुनिक नगरों तथा पूर्व औद्योगिक नगरों में काफी अंतर है, यानी जो हमारे जो मॉडर्न सोसाइटी है और आधुनिक जो सोसाइटी है या फिर आधुनिक जो नगर हैं उनमें और जो पूर्व औद्योगिक जो समाज है उसमें बहुत अंतर है। तो शहरी नगरों के विपरीत पूर्व औद्योगिक नगर औद्योगिकरण से, इंडस्ट्रियलाइजेशन से विहीन होते हैं। वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज नहीं होती हैं। इसमें काम के लिए पशु एवं मानवीय जो शक्तियां होती हैं उसके ऊपर डिपेंड होना पड़ता है, या इसमें किसी भी तरह की जो तकनीकी विकास जो है वो आधुनिक नगरों से भिन्न है, जो या फिर सांस्कृतिक मूल्यों या तकनीकी विकास के आधार पर ये भिन्न है। तो ये जो डिफाइन किया था वो किया था प्रोफेसर जॉबर्ग ने। अपनी पुस्तक औद्योगिक समाज में। जन रीतियां, रूढ़ियां बन जाती हैं जबकि उनकी पूर्ति समूह के कल्याण के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण समझी जाने लगती है। तो जो जन रीतियां हैं, रूढ़ियां हैं, वो बन जाती हैं जबकि उनकी पूर्ति समूह के कल्याण के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण समझी जाने लगती है। तो समाज उनके उल्लंघन के प्रति अधिक सहिष्णुता दर्शाने लगता है। तो लोग उपहास और हल्की आलोचना जैसी अनौपचारिक अभिसमितियों का सहारा लेने लगते हैं। उचित और अनुचित संबंधी विचार उनसे जुड़ने लगते हैं। तो निम्नलिखित कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए कि जो जन रीतियां, रूढ़ियां हैं, वो उनसे रिलेटेड जो सही उत्तर है वो क्या है। आस्था, नमस्ते।
तो मैकाइवर और पेज ने इसको डिस्क्राइब किया था कि जब जन रीतियां समूह के साथ कल्याण की भावना जो उनके अंदर होती है एवं उचित अनुचित का विचार जोड़ लेती हैं, तो लोकाचार यानी जो रूढ़ियां होती हैं में परिणत हो जाती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? उचित और अनुचित संबंधी विचार उनमें जुड़ने लगते हैं। तो जब जन रीतियां रूढ़ियां बन जाती हैं तो उनमें उचित और अनुचित विचार जुड़ने लगते हैं। ये कहा था मैकाइवर एंड पेज ने। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है इसमें से नंबर 4 इज करेक्ट वन। एंड नंबर 1, तो उनकी पूर्ति और समूह के कल्याण के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण समझी जाने लगती है। ये भी एक करेक्ट आंसर है। तो 1 and 4 इज करेक्ट, सो द आंसर डी इज करेक्ट। नाइनटीन नंबर पे आते हैं हम लोग। द्वितीयक समूहों को शीत जगत नाम किसने दिया था? द्वितीयक समूहों को शीत जगत नाम जो है वो किसने दिया था? मैकाइवर एंड पेज ने, लैंडिस ने, ऑकबर्न एंड निमकॉफ ने, या फिर कूले ने? इनमें से किसने द्वितीयक समूहों को शीत जगत का नाम दिया था? कोल्ड वर्ल्ड का नाम किसने दिया था? तो द्वितीयक समूह सामाजिक संबंधों के शीत गृह हैं। ये कहना चाहते हैं कि ऐसे समूह में संबंध जो होती है वो जो सेकेंडरी जो ग्रुप होते हैं दूरी से के रहते हैं, जो संबंध जो होते हैं वो दूरी के रहते हैं, डिस्टेंस रिलेशनशिप होती है। तो द्वितीयक समूहों को शीत गृह का नाम दिया था पॉल लैंडिस ने। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है ये है बी, पॉल लैंडिस। द्वितीयक समूह, क्वेश्चन नंबर 20, द्वितीयक समूह विशेषीकृत होते हैं अनौपचारिक संबंधों द्वारा, वैयक्तिक संबंधों द्वारा, आमने सामने के संबंधों से, या फिर औपचारिक संबंधों द्वारा। तो औपचारिक संबंध पर द्वितीयक जो समूह होते हैं उनमें उनकी निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। तो द्वितीय समूह जो है वो लोगों की एक समिति होती है, एक ग्रुप होता है। अवैयक्तिक संबंध होते हैं, इसमें संबंधों का आधार संविदा होती है, या फिर औपचारिक संबंध होते हैं, बहुत ही फॉर्मल रिलेशनशिप होते हैं और निश्चित उद्देश्य होते हैं, उस काम के लिए करते हैं। एक सेंटेंस में कहा जाए तो प्रोफेशनल रिलेशनशिप होते हैं। तो संविदा का उल्लंघन पर दंड भी होता है, सो उसमें जो है ये क्वालिटीज है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है औपचारिक संबंधों द्वारा, यानी फॉर्मल जो रिलेशनशिप पे आधारित होते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं 21 पे। जो प्रतिमान स्थिर होते हैं और एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में, एक युग से दूसरे युग में भिन्न नहीं होते, वे क्या कहलाते हैं? तो जो प्रतिमान जो होते हैं वो निश्चित होते हैं और एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति या एक युग से दूसरे युग में भी अलग नहीं होते हैं, डिफरेंट नहीं होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? सांस्कृतिक सार्वभौमिकताएं, सांस्कृतिक विशिष्टताएं, सांस्कृतिक अवशेष, या सांस्कृतिक पूर्णताएं, इनमें से क्या कहते हैं? तो इसमें जो करेक्ट आंसर है इसका वो है डी, सांस्कृतिक पूर्णताएं। आप लोग आंसर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? आंसर दिख नहीं रहा मुझे आप लोगों का।
तो आंसर मुझे दिख नहीं रहा है, इसका मतलब आंसर हो नहीं रहा है, क्यों? क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं हम लोग। अपने से भिन्न लोगों की संस्कृति ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपने से जो अलग लोग होते हैं उनकी संस्कृति को अडॉप्ट करने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? सामाजिकरण, पश्चिमीकरण, संस्कृतिकरण या पर संस्कृतिकरण, इनमें से क्या कहते हैं? तो बीरस्ट्रेट जो है उन्होंने बहुत ही सरल आसान शब्दों में बताया कि हमें अपने से भिन्न लोगों की संस्कृति ग्रहण करने की प्रक्रिया पर संस्कृतिकरण कहलाती है। अपने से चैट तुम लोग की जब ही हो पाएगी जब चैनल को सब्सक्राइब करोगे। आफ्टर 5 मिनट्स यू कैन डू चैट। मैंने इसलिए पहले ही बता दिया, जैसे ही चैनल तुम लोग सब्सक्राइब करोगे उसके 5 मिनट के बाद तुम लोग को चैट कर पाओगे। तो इसलिए अगर तुम लोग चैट नहीं कर पा रहे हो तो पहले जो एक काम करो कि चैनल को सब्सक्राइब करो, 5 मिनट के बाद आप लोग चैट कर पाएंगे। तो अपने से जो भिन्न लोग होते हैं, तो बीरस्ट्रेट ने क्या बताया कि जो बहुत अपने से जो अलग लोग होते हैं उनके संस्कृति को अडॉप्ट करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम कहते हैं पर संस्कृति। पर माने हो गया दूसरे, संस्कृतिकरण, दूसरों की जो कल्चर्स को अडॉप्ट करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम कहते हैं पर संस्कृतिकरण। तो इसका जो आंसर है, करेक्ट आंसर, वो होगा डी। पर संस्कृतिकरण के बारे में किसने बताया? बीरस्ट्रेट ने। किसने संस्कृति का वर्गीकरण चेतनात्मक, विचारात्मक एवं आदर्शात्मक प्रकार में किया? तो चेतनात्मक, विचारात्मक और आदर्शात्मक जो प्रकार में किसने संस्कृति को डिवाइड किया? थॉमस वार्ड ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने, इमाइल दुर्खीम ने या सोरोकिन ने? तो किसकी बुक थी सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स? बुक किसकी थी? तो सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स जो बुक 1937 में पब्लिश हुई थी कि 4 खंडों में पिछले 25,000 वर्षों की सभ्यता का जो इतिहास था उसको डिस्क्राइब किया गया था और उसमें विचार करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि संपूर्ण जो सांस्कृतिक व्यवस्था है वो 3 प्रकार की होती है, चेतनात्मक, भावात्मक और आदर्शात्मक। यानी सोरोकिन का मत है कि इसमें प्रत्येक प्रारूप की अपनी कुछ निजी विशेषताएं होती हैं और इसी कारण इनके प्रत्येक विशेष प्रकार के सत्य, बोध, ज्ञान, धर्म, कला, दर्शन से संबंधित होता है। इसीलिए उन्होंने इसको 3 भाग में यानी चेतनात्मक, भावात्मक और आदर्शात्मक में डिवाइड किया था। तो ये किया था पीए सोरोकिन ने। अब आंसर दिखने शुरू हुए। तो संस्कृति का मुख्य वाहक कौन सा है? संस्कृति जो है उसका मुख्य वाहक क्या है? गृह है, सड़क है, प्रतीक है या व्यक्ति है? तो संस्कृति चलती कैसे है, वाहक क्या है संस्कृति का? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रतीक, सिंबल। कल्चर थीम की अवधारणा, कल्चर थीम की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? किसने दी कल्चर थीम की अवधारणा? तो आपके आगे ऑप्शंस हैं मॉरिस ऑपलर, रथ बेनेडिक्ट एंड रॉल्फ लिंटन, रॉबर्ट रेडफील्ड। इनमें से
किसने कल्चर थीम की अवधारणा दी? तो संस्कृति के गठन के अध्ययन तथा विश्लेषण करने के संदर्भ में सांस्कृतिक जो मान्यता होती है उनसे संबंधित इस अवधारणा को विकसित किया गया था। तो सांस्कृतिक जो मान्यताएं हैं वे प्रेरक तत्व है जो किसी समाज में विभिन्न प्रकार के जो व्यवहार होते हैं उन व्यवहारों के मूल में निहित होते हैं, और ये प्रेरक तत्व संस्कृति के विभिन्न पक्षों को एक सूत्र में पिरोने का काम करते हैं। इस प्रेरक तत्वों को ही प्रोफेसर मॉरिस ऑपलर ने मान्यताएं कहा है। तो कल्चर थीम की जो अवधारणा है वो प्रोफेसर मॉरिस ऑपलर ने दी। तो करेक्ट आंसर है ए। बाकी लोग भी चैनल सब्सक्राइब करें ताकि वो आंसर कर पाए। यहां पे सिर्फ प्रतिभा के आंसर दिख रहे हैं मुझे। अनुकूलनात्मक संस्कृति की अवधारणा किसने दी? अनुकूलनात्मक संस्कृति जो है उसकी अवधारणा किसने दी? P.A. सोरोनिक ने, W.F. ऑकबर्न ने, परेटो ने या पार्सन्स ने? इनमें से किसने दी? एक छोटा सा हिंट देंगे कि इसकी अवधारणा जिन्होंने दी उन्होंने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में इसको डिफाइन किया था। तो सोशल चेंज बुक किसकी है? सोशल चेंज जो बुक है उसमें अनुकूलनात्मक जो संस्कृति की अवधारणा को डिफाइन किया गया था, और सोशल चेंज जो बुक है वो है W.F. ऑकबर्न की। तो करेक्ट आंसर हुआ हमारा बी। उसके बाद है एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में सांस्कृतिक गुणों के हस्तांतरण को क्या कहते हैं? एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में सांस्कृतिक जो गुण हैं उनके हस्तांतरण को, ट्रांसमिशन को क्या कहते हैं? संस्कृतिकरण, परसंस्कृतिकरण, सात्मीकरण या प्रसार? क्वेश्चन नंबर 27। तो एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में सांस्कृतिक गुणों के आदान प्रदान को हम क्या कहते हैं? पर संस्कृतिकरण। तो करेक्ट आंसर है हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से किसने संस्कृति का समग्रतावादी दृष्टिकोण अपनाया है? किसने समग्रतावादी दृष्टिकोण संस्कृति का अपनाया? उद्विकासवादियों ने, प्रकारवादियों ने, प्रसारवादियों ने या प्रघटन शास्त्रियों ने? इसमें से संस्कृति का जो समग्रतावादी जो सिद्धांत है वो किसने अपनाया? तो करेक्ट आंसर है हमारा बी, प्रकारवादियों ने। मैक्स वेबर के अनुसार 29, मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक स्तरण के आधार क्या होते हैं? सामाजिक जो स्तरण है उसके आधार क्या होते हैं? वर्ग, परिस्थिति एवं संपत्ति, शक्ति, संपत्ति एवं सम्मान, वर्ग, संपत्ति एवं शक्ति या वर्ग, जाति एवं परिस्थिति? तो मैक्स वेबर ने सामाजिक स्तरण के आधार जो है उसको क्या बताया है? तो मैक्स वेबर ने, उनके विचारों ने मार्क्स की सभी विचारों का खंडन नहीं किया। उन्होंने मार्क्स की तरह वेबर ने भी उस तथ्य को स्वीकार किया है कि आर्थिक आधार स्तरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्धारक है, लेकिन इस विषय पर वेबर ने मार्क्स से थोड़ा आगे जाने का प्रयास किया है। तो इसीलिए उन्होंने जो डिफाइन किया है वो है, उन्होंने सिर्फ इकोनॉमिक या को ही जो है समाज सोशल चेंज जो है उसकी वजह नहीं माना है, जो वर्ग के चेंज होने की वजह जो है सिर्फ आर्थिक आधार को उन्होंने नहीं माना है, बल्कि उनका कहना है कि पावर और जो संपत्ति है और सम्मान जो है
ये भी सामाजिक स्तरण के आधार हैं। सिर्फ मटेरियलिज्म के उस पे या खाली हम इकोनॉमिक की उसको कंडीशन को या आर्थिक आधार को ही, भौतिक आधार को नहीं ले सकते। इसमें शक्ति, संपत्ति एवं सम्मान जो है ये भी मिक्स है। तो करेक्ट आंसर हमारा बी है। क्वेश्चन नंबर 30 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सेवाओं में छूट प्रदान करता है? मैं फिर से बताना चाहूंगी कि जिन लोगों ने नया ज्वाइन किया है वो लोग जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक 5 मिनट्स के बाद ही वो एबल हो पाएंगे मैसेज करने के या चैट को ज्वाइन करने के। तो इसलिए आप लोग पहले सब्सक्राइब कीजिए, उसके 5 मिनट्स के बाद भी यू आर एबल टू आंसर द क्वेश्चन। और फिर से बताना चाहूंगी कि 31 जनवरी लास्ट है जहां पे 30% अप टू 30% तक छूट चल रही है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। शिबा 01 मेरा कोड है, SHEEBA, जिसको आप लगा करके अप टू 30% तक डिस्काउंट पा सकते हैं फॉर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए। उसमें एक ऑप्शन और आपके लिए है जिसमें आप एक्सटेंड कर सकते हैं, जिनके पास जो है अप टू 6 मंथ तक आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं अपने सब्सक्रिप्शन को। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सेवाओं में छूट प्रदान करता है? अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 335, अनुच्छेद 345 एंड अनुच्छेद 340। तो संविधान का जो 42वां जो संशोधन है 2000, इस संशोधन के अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 335 जो है में संशोधन किया गया कि एक नया जो उसमें पार्ट जोड़ा गया था कि नया जो सिस्टम है उसके हिसाब से ये उपलब्ध होता है कि अनुच्छेद 335 जो है कोई भी बात राज्य की अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्यों के लिए ऐसे उपबंध करने से नहीं रुकेगा कि संघ या राज्य से संबंधित किसी भी वर्ग या जो सेवा के वर्गों का या पदों का प्रोन्नति के संबंध में आरक्षित है। तो इसमें जो सेक्शन है वो है 335। निम्नलिखित में से राज्यों में से किसने अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रतिशत उच्चतम है? गुड आफ्टरनून प्रियंका, अब चैट होने लगा क्योंकि इतनी देर से तुम लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया था इसीलिए चैट होने लग गया। तो निम्नलिखित राज्यों में से किससे अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रतिशत उच्चतम है? इसका उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, पंजाब है या तमिलनाडु है? सबसे ज्यादा जो रिजर्वेशन है वो है पंजाब में। पनिका जनजाति किस प्रदेश में पाई जाती है? बिहार में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या उड़ीसा में? पनिका जाति जो है मध्य प्रदेश में कौन कौन सी जातियां पाई जाती हैं? पनिका, भील, सहरिया, भारिया, मारिया, मुड़िया, कमार, बैगा आदि जो जातियां हैं वो पाई जाती हैं, जनजातियां जो हैं वो पाई जाती हैं मध्य प्रदेश में। तो पनिका जो है वो पाई जाती है मध्य प्रदेश में। तो बी जो है वो करेक्ट है। बी जो है वो करेक्ट है। प्रोन्नति के मामले में आरक्षण लागू है केवल, प्रोन्नति के मामले में आरक्षण जो है वो लागू है कब? अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति के लिए। किसके लिए लागू है? अनुसूचित जातियों के लिए या जनजातियों के लिए? अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्ग के लिए यानी ओबीसी के लिए, और अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए या उपयुक्त में से किसी के लिए भी नहीं।
तो प्रोन्नति के जो मामले हैं वो आरक्षण इसमें लागू है। तो हमारा जो 77 जो 77वां जो संविधान संशोधन हुआ है 1995 में, इसमें जोड़ा गया था कि खंड अनुच्छेद जो 16 है 4 के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के वर्गों के लिए सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति में आरक्षण करने की शक्ति प्रदान करता है। तो किसके लिए लागू हुआ? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए। तो करेक्ट है आंसर हमारा ए। उसके बाद है जनजातियों में युवा संगठन क्या कहलाता है? युवा संगठन कहलाता है मोरुडक, इलोची, रंगबंग, डॉर्मेट्री। तो इनमें से जो जनजातियों में जो युवा संगठन है, जो यंग ग्रुप है, वो क्या कहलाता है? जो यूथ ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको क्या कहा जाता है? तो आदिवासी जो समाज है उसमें कुछ ऐसी समितियां एवं संगठन पाए जाते हैं जिनका कार्य अपने समाज के युवक युवतियों को अपने समाज के जो है में जो संस्कृति है उनकी शिक्षित जो है दीक्षित करना, उनको शिक्षित करना, एजुकेशन देना, उनको दीक्षित करना, या फिर उनके लिए वैवाहिक जीवन के लिए आवश्यक जो पृष्ठभूमि है उसको तैयार करना, उनके भावी जीवन के सभी पहलुओं की जानकारी देना है। तो ये संगठन जो है वो युवा संगठन कहलाते हैं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है डॉर्मेट्री यानी डी। एक व्यक्ति जिसे वो समूह स्वीकार नहीं करता, जिसकी सदस्यता वो चाहता है एवं जिसे उसका अपना समूह अस्वीकार कर देता है, क्या कहलाता है? तो एक व्यक्ति जिसे वो जिसका वो हिस्सा बनना चाहता है, वो समूह वो ग्रुप उसको स्वीकार नहीं करता, और जिसकी सदस्यता वो चाहता है वो उसको नहीं मिलती, और जिसका वो हिस्सा होता है उसका अपना समूह जो है वो भी अस्वीकार कर देता है, तो उसको क्या कहते हैं? परकीकृत व्यक्ति, आदर्श शून्य व्यक्ति, सीमांत व्यक्ति या असमान व्यक्ति। तो दो भिन्न एवं विशिष्ट जो सांस्कृतिक जो समूहों में सहभागी होने के कारण असमंजसता या मानसिक संघर्ष की स्थिति में ग्रस्त व्यक्ति को सीमांत व्यक्ति की संज्ञा दी जाती है। तो ऐसा व्यक्ति दोनों में से किसी भी एक समूह के प्रति निष्ठावान या समर्पित नहीं होता, ना वो इनका होता है ना इनका होता है, ना ही वो दोनों में से किसी एक समूह के व्यक्तियों को या जिनके साथ वो अपना रिलेशनशिप स्थापित करना चाहता है उनको पूरी तरीके से स्वीकार करता है। तो जिसे कहते हैं ना वो ना इस घर का कुत्ता ना क्या था, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, तो वही वाली है पोजीशन कि ना वो इस ग्रुप का हिस्सा है ना वो इस वाली। तो ऐसे जो व्यक्ति को कहा जाता है सीमांत व्यक्ति। तो आंसर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36 है, जातिवाद का अर्थ क्या है? जातिवाद का तात्पर्य क्या है? किसी एक जाति के कल्याण का प्रयास, अपनी ही जाति के गरीबों के कल्याण का प्रयास करना, या जाति के आधार पर भेद किए बिना सभी लोगों के कल्याण का प्रयास, या अन्य जातियों के कल्याण के मूल्य पर अपनी ही जाति की कल्याण का प्रयास। तो जातिवाद जो है इसका क्या तात्पर्य है? तो के.एम. पनिक्कर जो है, के.एम. पनिक्कर ने अपनी पुस्तक हिंदू सोसाइटी एट क्रॉस रोड्स, तो हिंदू सोसाइटी एंड क्रॉस रोड्स जो है उसमें लिखा था कि अपनी जाति के प्रति प्रतिबद्धता जातिवाद है। अपनी जाति के लिए प्रतिबद्धता जो होती है, हम अपनी जाति के लिए बाध रहे उनके कल्याण के लिए, तो वो जातिवाद। तो ऐसी प्रतिबद्धता देश एवं समाज के हितों की उपेक्षा करती है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हुआ वो यही हुआ कि अपनी अन्य जातियों के कल्याण के मूल पे अपनी ही जाति के कल्याण का प्रयास करना, ये कहलाता है जातिवाद करना, यानी भेदभाव करना, अपना पराया करना, तो उसको कहते हैं हम
जातिवाद। तो आंसर डी इज करेक्ट। उसके बाद है सी 37, सॉरी सॉरी, क्वेश्चन नंबर है 37। थोड़ा सा ऊपर करते ताकि इसके ऑप्शंस नजर आए। तो सूची 1 को सूची 2 से जो है वो जोड़ना है हम लोगों को। भूमिका ग्रहण, भूमिका निभाना या किसी की भूमिका का प्रदर्शन करना, भूमिका निर्माण। तो शेक्सपियर की भूमिका का स्टेज पे प्रस्तुतिकरण, इसको मैच कीजिए। छात्रों को अपने तरीके से पढ़ाना, बालक का माता के व्यवहार को स्वयं के लिए अनुकरण करना, या शिक्षक के द्वारा छात्रों को पढ़ाना। इन जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उनमें से जो साइड में आपके रोल्स दिए हुए हैं, दोनों सब में से क्या मैच करता है, उसको मैच करो। तो करेक्ट आंसर इसमें से होगा भूमिका ग्रहण करना। इसका मतलब होता है कि किसी और को अपना रोल मॉडल बना लेना। जिस तरीके से बालक या फिर जो बच्चा होता है अपनी माता के व्यवहार को स्वयं के लिए अनुकरण करता है, उसी तरीके से बिहेव करने लग जाता है। तो भूमिका को ग्रहण करना। तो इसमें जो ए है, इसका मतलब है बालक का माता के प्रति, तो ए है इसका आंसर। भूमिका निभाना यानी किसी की भूमिका को निभाना, तो शेक्सपियर की भूमिका का स्टेज पे प्रस्तुतिकरण या फिर शिक्षक के द्वारा अपने छात्रों को पढ़ाना। तो भूमिका निभाना हुआ शिक्षक की भूमिका निभाना, कि हम एक शिक्षक बन के, शिक्षिका बन के अपनी भूमिका निभा रहे हैं, छात्रों को पढ़ा रहे हैं। किसी की भूमिका का प्रदर्शन करना, तो किसी की भूमिका का प्रदर्शन यानी शेक्सपियर की भूमिका का प्रदर्शन स्टेज पे किया जा रहा हो। और भूमिका निर्माण का मतलब होता है कि भूमिका निर्माण यानी छात्रों को अपने तरीके से पढ़ाना, जो हमारा अपना एक रोल मॉडल जो है उसको सिद्ध करना। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो है ए। किसने भूमिकाओं को संबंधात्मक भूमिका एवं गैर संबंधात्मक भूमिका के रूप में वर्गीकृत किया है? एस एफ नैडल ने, रॉल्फ लिंटन ने, जी एलुनबर्ग ने, या एलियट एवं मेरिल ने? इनमें से किसने डिफाइन किया है भूमिका को संबंधात्मक और असंबंधात्मक के रूप में? तो भूमिका का जो वर्गीकरण है उसको स्वीकार करते हुए दोनों प्रकार की जो भूमिकाएं हैं उसको, भूमिकाओं को संबंधात्मक भूमिका और संबंधात्मक भूमिका, संबंधात्मक भूमिका एवं गैर संबंधात्मक भूमिका के से बांटा गया है। तो संबंधात्मक भूमिका का मतलब ये होता है कि हमेशा पूरक भूमिका से जुड़ी होती है। जैसे किसी व्यक्ति के पति के रूप में भूमिका तभी संभव है जब उसकी कोई पत्नी हो, यानी उसकी शादी हुई हो, उसकी वाइफ हो, तभी वो भूमिका निभा सकता है। तो दूसरी ओर जो है विपरीत कुछ ऐसी भी भूमिकाएं हैं जिससे पूरक भूमिकाओं की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे कोई फकीर हुआ, या कोई साधु हुआ, या कवि हुआ, या विद्वान हुआ, तो किसी अन्य भूमिका के संदर्भ में नहीं निभाई जाती है। तो ऐसे स्वतंत्र जो इंडिपेंडेंट जो रोल्स होते हैं, इन्हें ही हम गैर जो है नॉन संबंधात्मक जो है भूमिकाएं, नॉन रिलेटिव जो भूमिकाएं हैं वो हम कहते हैं। तो ये जो डेफिनेशन थी, ये प्रस्तुत की थी, ये अवधारणा जो थी अर्जित की थी नेडल ने। इसका करेक्ट आंसर है ए।
निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्जित परिस्थिति का उदाहरण है? अर्जित परिस्थिति का उदाहरण कौन सा है? जाति की सदस्यता, किसी की चिकित्सक का पुत्र होना, किसी चिकित्सक का या डॉक्टर का पुत्र होना, इंजीनियर बनना या भातृत्व होना। निम्नलिखित में से कौन एक अर्जित परिस्थिति का उदाहरण है? तो किसी भी समाज का जो है, जो समाज में जो परिस्थितियां होती हैं, व्यवस्था में वो पद जो एक व्यक्ति अपने प्रयासों से या बहुधा प्रतिस्पर्धा से या विशिष्ट योग्यता से या ज्ञान से अपनी निपुणताओं के द्वारा प्राप्त करता है, जिसको कि हम लोग कहते हैं अचीव करना, तो उसको हम अर्जित परिस्थिति कहते हैं। जैसे कि हमको अगर डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। तो अर्जित परिस्थिति का उदाहरण इनमें से क्या है? जाति की सदस्यता जो है वो एस्क्राइब होती है, किसी चिकित्सक का पुत्र होना ये भी एस्क्राइब हो गया, तो इसमें से जो है या भातृत्व बनना ये भी एस्क्राइब हो गया, तो बचा क्या? इसमें है इंजीनियर बनना। तो इंजीनियर बनना है, ये हमारा अचीवमेंट हो गया, तो इसको कहेंगे हम, करेक्ट आंसर हमारा हुआ सी। तो भूमिका संघर्ष में भूमिका प्रतिपादन के तरीकों का प्रतिपादन किसने किया? भूमिका संघर्ष में भूमिका प्रतिपादन के तरीकों का प्रतिपादन किसने किया? तो भूमिका संघर्ष यानी इसका ऑप्शंस देखते हैं हम लोग पहले। भूमिका संघर्ष में भूमिका प्रतिपादन के तरीकों का जो वर्णन है वो किसने किया है? तो इसमें ऑप्शंस हमारे पास नेडल है, लिंटन है, मर्डॉक है या मर्टन है। तो भूमिका जो द्वंद की बहुत अधिक मात्रा हो या फिर सामाजिक संरचना में परिवर्तन या फिर सामाजिक संरचना में टूट का परिचायक है, यानी भूमिका द्वंद। तो इसको डिफाइन किसने किया था? मर्टन ने। तो करेक्ट आंसर है डी। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में लिंटन ने सामाजिक परिस्थिति को प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति इन दो भागों में वर्गित किया है? लिंटन ने सामाजिक परिस्थिति को प्रदत्त और अर्जित इन दो भागों में वर्गित किया है। मैन एंड कल्चर में, पैटर्न्स ऑफ कल्चर में या प्रिमिटिव कल्चर में, द स्टडी ऑफ मैन में, इनमें से किस में किया है? तो राल्फ लिंटन ने अपनी पुस्तक द स्टडी ऑफ मैन, जो कि 1936 में पब्लिश हुई थी, में सामाजिक परिस्थिति को प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति के रूप में दो भागों में डिवाइड किया था। तो द स्टडी ऑफ मैन में। किसने सामाजिक गतिशीलता को, सोशल मोबिलिटी जो है, को पुनरुत्पादक, प्रवासी और प्रौद्योगिक स्वरूपों में वर्गित किया था? P.A. सोरोकिन ने, जोसेफ ए कॉल ने, हार्टन एंड हंट ने, फ्रैंक पार्किंग में, इनमें से किसने किया था? तो प्रदत्त परिस्थिति पुनरुत्पादक और प्रवासी जो पद्धति है या प्रौद्योगिक स्वरूपों में वर्गीकृत किसने किया था? ये किया था जोसेफ ए कॉल ने। अच्छा, निर्जाति समूहन के सिद्धांत के रूप में निर्जातीयता में निहित क्या चीज होती है? यानी जो प्रजाति भेद है या धार्मिक विश्वासों का अंतर है या भाषाई अंतर होते हैं या इनमें से सभी होते हैं? तो यंगर के अनुसार निर्जातीय समूह से बाहर के लोग जो हैं, जो निर्जातीय समूह को धर्म, प्रजाति, भाषा, उद्भव, देश आदि के लिहाज से अपने इर्द गिर्द के लोगों से एकदम अलग और भिन्न मानते हैं, तो इनमें से क्या हुआ? प्रजाति भेद या धार्मिक विश्वास के अंतर पर या भाषाई के अंतर पर या फिर सभी। तो निर्जातीयता में निहित क्या चीज होती है? यानी जो लोग निर्जातीय में यानी समूह से बाहर के जो लोग हैं, यानी
धर्म, जात, प्रजाति, भाषा, उद्भव, देश आदि के लिहाज से उनको अलग मानते हैं। तो करेक्ट आंसर हुआ डी, यानी सभी। तो प्रजाति के बदले निर्जाति समूह के प्रयोग का सुझाव किसने दिया था? हॉबल ने, क्रोबर ने, स्पेंसर ने या हक्सले ने? तो किसने प्रजाति के बदले निर्जाति समूह के प्रयोग का सुझाव दिया? तो यूनेस्को ने प्रजाति की भ्रामक जो धारणा को दूर करने के लिए, एक वैज्ञानिक मत प्रकट करने के लिए विभिन्न मानव शास्त्रियों को 1952 के एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें सबको बुलाया। तो बैठक में भाग लेने वाले विद्वानों ने क्या किया कि जो इस बैठक में जो भाग लेने वाले जो विद्वान थे, उन्होंने, एक सेकंड, इस बात को स्वीकार कर लिया कि प्रजाति के जो भ्रामक अर्थ के परिणाम स्वरूप जो होते हैं, एक देश ने दूसरे देश पर अत्याचार और अमानवीय जो उनपे जो जुल्म है, एक्सप्लॉयटेशन किया है, तो अतः प्रजाति जो शब्द है वो अवैज्ञानिक और निरर्थक है, इसलिए वो अवैज्ञानिक है। तो हक्सले और हैडन जो थे, उन्होंने प्रजाति शब्द को भूतकाल या अनिश्चित भविष्य के लिए उपयुक्त ठहराया, किंतु वर्तमान में यानी प्रेजेंट में इसे अवांछित माना गया और इसका सुझाव दिया। तो प्रजाति जो शब्द है वो मानव शब्दकोश से हटा देना चाहिए और उसके स्थान पर सभी शारीरिक लक्षण वाले समूह या निर्जाति, जहां पे कोई जाति और ना हो, समूह का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ये जो दिया था हक्सले और हैडन ने दिया था, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी। तो निम्नलिखित में से किस एक रंग की त्वचा प्रजातियों के वर्गीकरण के लिए आधार प्रदान नहीं करती है? तो इनमें से किस एक रंग की त्वचा जो है प्रजातियों के वर्गीकरण के लिए आधार प्रदान नहीं करती है? तो जो स्किन के जो कलर्स होते हैं, त्वचा के जो रंग होते हैं, प्रमुख रूप से 3 रंग माने जाते हैं, या तो व्हाइट होता है, या पीत होता है, या फिर काला होता है। तो काकेशायड जो है प्रजाति की त्वचा का रंग श्वेत, और मंगोलायड जो है उनकी त्वचा का रंग पीला, और जो निग्रोइड होते हैं प्रजाति, उनके निग्रोज जो होते हैं उनकी त्वचा का रंग काला माना जाता है। 3 तरह के कलर जो हैं वो बताए गए हैं। तो इनमें से कौन सा कलर नहीं है? वो है लाल। लाल नहीं माना जाता रेस के अनुसार। तो करेक्ट आंसर है सी। जाति और वर्ग के बीच अंतर से संबंधित निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा एक वक्तव्य जो है वो सही नहीं है? जाति और वर्ग से रिलेटेड, यानी कास्ट एंड क्लास के बीच अंतर से संबंधित जो निम्नलिखित जो स्टेटमेंट दिए हैं, उनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है? तो जाति परंपरागत रूप में बंध प्रकृति की होती है, परंतु वर्ग जो होता है मुक्त प्रकृति का होता है। जो जाति का नेचर है वो ट्रेडिशनल रूप से जो बंध उसका होता है और नेचर का होता है, और जाति वर्ग जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। जाति की सदस्यता जीवन पर्यंत चलती रहती है, परंतु वर्ग की सदस्यता जीवन पर्यंत नहीं चलती है। जातियों की उत्पत्ति वर्ण व्यवस्था से हुई है, परंतु वर्ग की नहीं हुई है। जाति वर्ग में अंतर्निहित होती है, परंतु वर्ग जो है वो जाति में अंतर्निहित नहीं होता है। तो कई बार ये कहा जाता है कि भारत की जातियां जो हैं वो वर्ग बन रही हैं। कुछ समाजशास्त्रियों ने यह भी कहा है कि जाति एक बंद वर्ग है और वर्ग एक खुली जाति है। तो वास्तविकता यह है कि प्रत्येक जाति में वर्ग होते हैं, हर जाति में वर्ग होते हैं, यानी सब में क्लास होते हैं, और इन वर्गों का जो संबंध होता है सामान्य वर्गों से होता है। तो एक ब्राह्मण जाति व्यवस्था में शीर्ष होकर गरीब वर्ग का भी हो सकता है। जाति उसकी बड़ी है ब्राह्मण की, लेकिन उसका जो क्लास है वो कम हो सकता है, नहीं गरीब भी हो सकता है वो। तो इस दृष्टि से जाति जहां वंशानुगत है, वहीं संरचना में भी संरचना में वर्ग भी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, तो जाति जो है वो निहित होती है, जो
इसमें आंसर जो होगा, इसमें सही आंसर नहीं है वो ये है कि जाति जो है वर्ग में निहित होती है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बहुत सारे लोग इंग्लिश वाले होंगे, उनको हिंदी में प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन हिंदी मैंने इसलिए रखा क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो उनको प्रॉब्लम होती है इंग्लिश में करने में। तो नेक्स्ट जो क्लास होगी मेरी स्पेशल क्लास, उसमें मैं इंग्लिश में क्वेश्चंस भी रखूंगी ताकि तुम लोगों को प्रॉब्लम, जो इंग्लिश वाले हैं वो भी देख पाए इस चीज को। तो निम्नलिखित में से किस एक, अब मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं कि दोनों एक साथ एक स्लाइड के ऊपर चला सकूं, तो इसलिए दिक्कत आती है, तो दोनों में से कोई एक ही रखना पड़ता है। निम्नलिखित में से किस एक लेखक ने पश्चिमी समाज के अध्ययन में जाति की अवधारणा का उपयोग किया है? तो जाति की अवधारणा का प्रयोग निम्नलिखित में से किसने पश्चिमी समाज को यानी वेस्टर्न सोसाइटी के अध्ययन के लिए किया है? W.L. वार्नर ने, कार्ल मार्क्स ने, मैक्स वेबर ने या O.C. कॉक्स ने? इनमें से किसने किया है? तो जाति जो है व्यवस्था की विशेषताएं होती हैं कि भारत के बाहर भी अनेक समाजों में प्रचलित हैं, यानी भारत से बाहर भी हैं। तो ओलिवर कॉक्स ने इन विचारों का खंडन किया है। उनके अनुसार जाति व्यवस्था भारत की एक विशिष्ट संस्था है, लेकिन लॉयड वार्नर जो है उन्होंने ये कहा कि जाति व्यवस्था जो है इसकी विशेषताएं होती हैं और भारत के बाहर भी जो है अनेक समाज ऐसे हैं जो इसमें प्रचलित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, अब तो क्वेश्चन क्या था, किस लेखक ने कहा कि पश्चिमी समाज के अध्ययन में जाति की अवधारणा का प्रयोग है? तो ये जो हमारा आंसर होगा इसमें होगा लॉयड वार्नर ने कहा। सॉरी, जो आंसर है हमारा वो है W.L. वार्नर यानी लॉयड वार्नर। और उसको अगेंस्ट किया था O.C. कॉक्स ने। उन्होंने बोला कि सिर्फ भारत में ही जाति की धारणा है। कार्ल मार्क्स के अनुसार पृथक व्यक्ति वर्ग का निर्माण करते हैं, पृथक व्यक्ति वर्ग का निर्माण करते हैं, उत्पादक शक्तियों के साथ उनका एक जैसा संबंध हो, दूसरे वर्ग के साथ उन्हें समान लड़ाई लड़नी होती हो, वे किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर लें या वे संयुक्त प्रयास द्वारा अपनी जीविका अर्जित कर लें। तो मार्क्स ने अपनी पुस्तक दास कैपिटल, कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक दास कैपिटल में वर्ग का वर्णन, क्लास का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि वर्ग में प्रतिरोध होता है। उनके अनुसार वर्ग की अवधारणा निषेधात्मक होती है और अपनी अन्य पुस्तक द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी में मार्क्स ने वर्ग की अलग अलग परिभाषाएं बताई हैं। तो आर्थिक दशाएं आम जनता को कामगारों की श्रेणी में रखती हैं, यानी जो आर्थिक दशाएं होती हैं, उनकी इकोनॉमिक जो सिचुएशन होती है, कंडीशन, वो आम जनता को जो है कामगारों की श्रेणी में रख देती, लेबर क्लास में। और इसलिए इस वर्ग के लिए पूंजीपति जो होते हैं अपने प्रभुत्व से, अपने पावर के कारण काम करने की एक जैसी स्थितियां और हेतुओं को उत्पन्न कर देते हैं। तो इस तरह ये गरीब गुरबों का समूह जहां तक पूंजीपतियों के प्रति अपने संबंधों का सवाल है पृथक वर्ग बन जाता है, वो अलग कर देता है उनको। मजदूर इसका विरोध करते हैं। तो ऐसा उत्पादक जो शक्तियों के साथ उनका एक जैसा संबंध हो, ये करेक्ट आंसर है। और दूसरा है दूसरे वर्ग के साथ उन्हें समान लड़ाई लड़नी हो। तो कार्ल मार्क्स के अनुसार पृथक व्यक्ति वर्ग जो है का निर्माण क्यों किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ आते हैं। तो नीचे दो स्टेटमेंट दिए हैं ए और आर। अब हमें जानना है कि आर की सही डेफिनेशन ए है या दोनों ही सही है, दोनों ही गलत है। तो जाति को समुदाय नहीं कहा जा सकता, जाति का क्षेत्रीय आधार नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर 49, तो ए और आर इसमें जो है दोनों ही सही है। आर ए की सही डेफिनेशन है। क्यों? क्योंकि जीएस घुरिये ने डिफाइन किया, उनका कहना है कि जाति को समुदाय हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि जाति का जो क्षेत्रीय आधार है वो नहीं होता, उसका कोई
ज्योग्राफिकल एरिया फिक्स नहीं होता। इसका कारण ये है कि समुदाय के लिए निश्चित भूभाग यानी जो एक कम्युनिटी होती है उसका जो एरिया होता है, उसका जो टेरिटोरियल जो एरिया होता है, ज्योग्राफिकल एरिया जो होता है वो निश्चित होता है, डेफिनेट होता है। तो हम की जो भावना होती है यानी वी फीलिंग है, सामान्य जीवन है, या विशिष्ट नाम जो होते हैं उस कम्युनिटी के, या स्थायित्व होते हैं आदि होना आवश्यक है। इसलिए हम जाति को समुदाय नहीं कह सकते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ए, यानी ए और आर दोनों ही सही है, और आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम हिंदू विवाह के प्रशस्त स्वरूपों का क्रम सही रूप में प्रस्तुत करता है? तो कौन सा जो इसमें से क्रम है, कौन सा ऑर्डर है वो हिंदू विवाह के जो प्रशस्त स्वरूप है उनके क्रम को सही रूप में प्रस्तुत करता है? तो इसमें हम लोग देखेंगे कौन सा है। इसमें ब्रह्म है, आर्ष है, देव है, प्रजात है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन जानेंगे सबकी कि क्या क्या है, उसके बाद देखेंगे कि कौन सा है। उसके बाद है देव है, आर्ष है, ब्रह्मा है, प्रजापत्य है। सो ब्रह्म है, देव, आर्ष और प्रजापत, या प्रजापत, आर्ष, ब्रह्म और देव। तो इसमें सबसे पहले जो आता है हिंदू उसके हिसाब से वो आता है ब्रह्म, यानी हिंदू विवाह में सबसे उत्तम जो समझा जाता है शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा विवाह जो है वो सबसे उत्तम समझा जाता है। और विवाह में वर को बुलाकर अपने सामर्थ्य के अनुसार यानी उसको अपनी पावर टेस्टिंग देनी होती है, अलंकारों से अलंकृत करके कन्यादान किया जाता है। इस विवाह में से उत्पन्न पुत्र 21 पीढ़ियों को पवित्र करने वाला होता है, ऐसा माना जाता है। उसके बाद आता है जो उसके बाद सेकंड जो पोजीशन होती है वो है दैव विवाह की। तो दैव विवाह जो होता है इस विवाह में अच्छे कार्य में लगे पुरोहित को अलंकृत करके जब कन्या दी जाती है तो दैव विवाह कहलाता है। तो हिंदू मान्यताओं के अनुसार ये विवाह भी श्रेष्ठ कोटि के विवाहों में आता है। इस विवाह का यज्ञ के रूप में सरोकार होता है। तो आज की सामाजिक व्यवस्था में दैव विवाह समाप्त हो चुके हैं, अब नहीं होते हैं। उसके बाद तीसरा जो नंबर आता है विवाह में वो आता है आर्ष विवाह का। तो आर्ष विवाह जो होते हैं इस विवाह में कन्या का जो पिता होता है विवाह के इच्छुक ऋषि से एक जोड़ा बैल और एक गाय लेकर उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर देता है। तो आज ना तो ऋषि हैं और ना ही ऐसा कोई कन्या के पिता करते हैं, लेकिन इस प्रकार का जो विवाह बताता है कि प्राचीन काल में ऋषि भी अपना जीवन यापन करते थे, यानी जो गृहस्थ जीवन था विवाह करते थे और विवाह के माध्यम से ही अपना जो गृहस्थ जीवन था उसको शुरू करते थे। तो प्रजापत्य विवाह चौथे नंबर पे आता है। तो इस विवाह में कन्या का पिता वर को कन्यादान करता है और कहता है कि दोनों एक साथ मिलकर आजीवन धर्म का आचरण करो। ऐसे विवाह से उत्पन्न संतान अपने वंश की 12 पीढ़ियों को पवित्र कर देती है। तो पहले नंबर पे आता है ब्रह्मा, देव, दूसरे नंबर पे आर्ष और प्रजापत। तो इसका मतलब जो हमारा आंसर है वो होगा सी। तो आई होप कि आज हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस किए हैं और बाकी के क्वेश्चन सब बाद में करेंगे, टाइम हमारा अब खत्म हो रहा है। तो आई होप क्लास ये आज के जो क्वेश्चंस हैं तुम लोगों के लिए बेनिफिशियल हुए होंगे। आगे तुम लोगों ने जो भी प्रैक्टिस की होगी तुम समझ में आई होगी। बहुत सारे लोगों को शायद ना भी समझ में आई हो क्योंकि हिंदी में थी प्योर, तो शायद ना समझ में आए। अगर आप लोग इंग्लिश में चाहते हो पेपर तो मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताओ ताकि जो है मैं इंग्लिश में पेपर करा सकूं आप लोगों से, क्योंकि एक साथ दोनों स्लाइड्स का करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि स्क्रीन पे हम लोग जब कराते हैं तो एक ही स्लाइड करा सकते हैं, या फिर वो हिंदी में हो या इंग्लिश में हो। और हिंदी को आप अगर दूसरी स्लाइड पे अगर बनाना चाहोगे तो थोड़ी सी लैंग्वेज को चेंज करने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए मैं चाहूंगी कि आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताएं कि आप इंग्लिश में पेपर चाहते हो या फिर हिंदी में ही सही है।
तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि और भी स्टूडेंट जुड़े और अनअकैडमी से आप लोग जुड़िए, क्योंकि क्लासेस यहाँ पे इस वक्त चल रही हैं यूजीसी नेट के लिए। हम लोगों की पूरी कोशिश है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने एग्जाम्स में जो है वो उसको क्वालिफाई कर पाए एग्जाम को, और अपनी पोजीशन को हासिल कर पाए। तो ये हमारी कोशिश है। और मेरे कोड फिर से मैं रिपीट करूंगी, शिबा 01 SHEEBA शिबा 01। इससे आप लोग जो है अच्छा डिस्काउंट पा सकोगे अप टू 30%, और 31 जनवरी तक जो है ये ऑफर उस एंड हो जाएगा। और एग्जाम्स भी आपके आने वाले हैं, तो उम्मीद है कि आप लोग मुझे ज्वाइन करेंगे अनअकैडमी पे। रोज मेरी क्लासेस मंडे टू फ्राइडे 8:30 PM पे होती हैं रात को, और स्पेशल क्लासेस मैं वीकेंड्स में करती हूँ। जैसे कि आज हम लोगों ने यूट्यूब सेशंस किए, उसमें 4 आवर्स के मेरे यूट्यूब सेशंस होंगे जो कि मंथली होते हैं, और 4 घंटे की मेरी जो स्पेशल क्लासेस होती हैं वो भी फ्री होती हैं, लाइव क्लासेस होती हैं। वो भी मैं मोस्टली वीकेंड पे ही कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता है वीकडेज में। और बाकी जो वीकडेज में हम लोग क्लासेस करते हैं वो रेगुलर बेसिस पे, जो मंडे टू फ्राइडे जो क्लास होती है वो 8:30 को होती है, 10 बजे तक, 1.5 घंटे के 90 मिनट्स की क्लास होती है। और जो सैटरडे को मैं करती हूँ क्लास, वो प्लस क्लास जो होती है, वो भी क्लास जो होती है वो 12 बजे होती है, क्योंकि उस दिन मेरी छुट्टी होती है, तो मैं उसको दिन में ही ले लेती हूँ। तो आई होप कि आप लोग मुझे ज्वाइन करोगे अनअकैडमी पे, और मैं यही कहूंगी कि आप लोग मुझे वहां ज्वाइन करो और अपने एग्जाम्स को पास करो और आगे बढ़ो लाइफ में, अपना करियर स्ट्रांग करो। ज्वाइन करो JRF पास करके PhD ज्वाइन कीजिए आप लोग, या किसी भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एक असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजीशन पे आप लोग आ जाओ। थैंक यू सो मच। और अपने कमेंट में लिख के मुझे जरूर बताएं कि क्या चीजें, क्या इंप्रूवमेंट आपको चाहिए, या क्या चीजें ऐसी होनी चाहिए, कौन सा कोर्स ऐसा, कौन सा पैटर्न है जिसको आप लोग करना चाहोगे, या थ्योरी पढ़ना चाहोगे स्पेशल क्लास में तो वो भी मैं प्रोवाइड कराऊंगी, या क्वेश्चन ही करना चाहोगे तो मुझे लिखकर जरूर बताएं, ताकि जो है आगे इन चीजों में इंप्रूवमेंट किया जा सके। थैंक यू सो मच।